हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिजिशियम। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली बार एक वीडियो में हम लोग ने टाइम टीवी के बारे में बात किया था, जिससे बहुत से एग्जांपल देके हम लोग ने ये प्रूफ किया था कि कैसे स्पेस में देखना, पास्ट में देखना है। चलिए आज बात करते हैं टाइम ट्रेवल के बारे में। क्या हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसके लिए क्या थ्योरीज है, क्या टेक्नोलॉजी हमको लगेगा टाइम ट्रेवल करने के लिए। और हाँ, ये थ्योरीज के जरिए टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है और ये साइंटिफिक चीज है, ये साइंटिफिक चीज है और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उल्टी सुल्टी बातें हैं। तो चलिए जानते हैं कि टाइम ट्रेवल क्या होता है और हम लोग कैसे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। टाइम ट्रेवल दो तीन तरीके से हो सकता है। पहले कि हमारे पास एक ऐसी मशीन हो जिससे हम लोग पास्ट में भी जा सके और फ्यूचर में भी जा सके और वापस अपने प्रेजेंट में रिटर्न भी आ सके। या तो फिर वन वे भी टाइम ट्रेवल हो सकता है कि हम लोग फ्यूचर में जाए और वहीं पे रह जाए, या फिर हम लोग पास्ट में जाए या वहीं रह जाए। ऐसा भी टाइम ट्रेवल हो सकता है। तो चलिए जो थ्योरी से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ बात बताती है, उसके बारे में जानते हैं। टाइम था 19th सेंचुरी के एंडिंग का और 20th सेंचुरी की बिगनिंग का। उस टाइम फिजिक्स की दुनिया में बहुत उथल पुथल चालू था। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ड्रमन इफेक्ट है और लाइट का नेचर है, पार्टिकल है कि वेव है। ये सब चीजों को लेके फिजिसिस्ट के बीच में बहुत सी डिबेट, क्वेश्चंस हुआ करती थी और मैक्सवेल ने अपने इक्वेशन पब्लिश कर चुके थे, और जिसके हिसाब से कि लाइट एक वेव है, तो लाइट वेव है तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम लगता है। उस टाइम सिर्फ एक ही वेव के बारे में लोग साइंटिस्ट जानते थे, जो कि साउंड वेव है, और साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। तो इसलिए उस टाइम के साइंटिस्टों ने इमेजिन कर दिया कि एक स्पेस जो है वो वैक्यूम नहीं है, वहां पे ईथर नाम का मीडियम प्रेजेंट है, जिसके जरिए से सनलाइट उसके अंदर ट्रेवल करती है और अर्थ तक पहुंच जाती है। पर इस ईथर को प्रूफ करने के लिए माइकलसन और मोरले ने 10 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया और इनका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नल आया। इनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को नल रिजल्ट कहा जाता है, क्योंकि कुछ जो ये शिफ्ट देखना चाह रहे थे, जो फ्रिंजेस इनके एक्सपेरिमेंट में बनना चाहिए था, वो नहीं बन रहा था। और इसी का फायदा उठा के आइंस्टाइन ने ये सोचा कि जो लाइट है इसकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि लाइट की स्पीड जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम ही रहेगा। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते होंगे तो आप देखते होंगे कि अगर स्टेशन पे कोई है आपका दोस्त, उसके लिए आप मूव हो रहे हैं, पर जो आप ट्रेन में बैठे हैं और आपके अगल बगल में जो लोग बैठे हैं वो आपके लिए रेस्ट पे है। और ऐसा ही अगर ट्रेन चल रही है और उसके साथ में उसके पैरेलल में एक और ट्रेन चलती है जो सेम डायरेक्शन में जा रही है, पर दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड ज्यादा है, तो आप देखेंगे कि वो आगे चली गई आपकी ट्रेन से। अगर आपकी ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर है और उस ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर है, तो आपको लगेगा कि वो ट्रेन जो आगे गई है वो 20 किलोमीटर स्पीड से चल रही है। और आपके दोस्त के लिए जो कि स्टेशन पे है, उसके लिए लगेगा कि आपकी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और जो दूसरी ट्रेन है वो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। इसको बोलते हैं रिलेटिव, मतलब कि मोशन जो है वो रिलेटिव है। लाइट की स्पीड कांस्टेंट है। इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कि आप एक स्टेशन पे बैठे हुए हैं और आपका फ्रेंड एक ट्रेन पे है जो कि 20 किलोमीटर पर स्पीड से चल रही है, और उसने एक बॉल को थ्रो किया 10 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन के डायरेक्शन में। तो आपको क्या लगेगा कि जो फुटबॉल की वेलोसिटी है वो 30 किलोमीटर है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएगा। पर आपके दोस्त के लिए वो वेलोसिटी कितनी रहेगी? 10 किलोमीटर पर आवर। पर इसी केस को अब बॉल की जगह पे अब लाइट के केस में ले आते हैं। मतलब आपके दोस्त ने एक लेजर लाइट जलाया चालू हुई ट्रेन से, और वो भी सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए थी कि लाइट का स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, उसमें 20 किलोमीटर ऐड होना चाहिए उस वाले लाइट की स्पीड में जो आप स्टेशन पर बैठ के देख रहे हैं। और आपके दोस्त के लिए लाइट की स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लाइट की स्पीड हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कांस्टेंट रहती है, यानी कि लाइट की स्पीड चेंज नहीं होगी। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं। जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए, जैसे कि लाइट की स्पीड है, इसको कांस्टेंट रखना है तो क्या करना होगा? या तो टाइम चेंज होगा या डिस्टेंस चेंज होगा। तो अगर टाइम चेंज होता है तो उसको कहा जाता है टाइम डायलेशन, और लेंथ चेंज होता है तो उसको कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जो न्यूटन ने बताया था, जो गैलीलियो ने बताया था कि जो टाइम है ये एब्सोल्यूट है, यानी कि टाइम सबके लिए सेम है, ऐसा नहीं है। टाइम जो है वो रिलेटिव है, और जो एब्सोल्यूट है वो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट सबके लिए सेम यूनिवर्स में। और टाइम का ऐसा नहीं है, किसी के लिए 2 घंटे बीते हैं,
तो किसी के लिए 4 घंटे भी बीत सकते हैं उतने ही समय में। चलिए, अब इससे एक चीज समझ में आया कि अगर हम लोग स्पीड से ज्यादा ट्रेवल करेंगे तो हमारे लिए टाइम स्लो जाएगा, तो हम लोग इससे फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप एक स्पेस शिप में बैठ गए जो कि 99.9% स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, और आप 10 साल बाद अर्थ पे आएंगे, तो आप अर्थ के प्रेजेंट में नहीं रहेंगे, आप अर्थ में फ्यूचर में जा चुके होंगे। और इस तरह से हम लोग फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ बात है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोला जा रहा है कि टाइम जो है वो रिलेटिव है। ऐसा ही है, टाइम रिलेटिव है। टाइम जो है वो स्पीड और ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट पड़ता है टाइम पर हम लोग सेम ग्रेविटेशनल फील्ड और सेम स्पीड पे रहते हैं, तो हम लोग को ये इफेक्ट नहीं नजर आता है। और ये जो इफेक्ट देखने के लिए जो है, जो स्पीड वेलोसिटी होनी चाहिए वो लाइट के कंपैरिजेबल होने चाहिए। मतलब कि जो हम लोग ट्रेवल करते हैं बस, गाड़ी, ट्रेन वगैरह से, उसकी स्पीड उतनी नहीं होती है। एक दूसरा वे है फ्यूचर में ट्रेवल करने का, जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी देती है। इसका इस हिसाब से क्या होता है कि जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स है वो स्पेस टाइम में कर्व बनाते हैं, और जो जितना मैसिव ऑब्जेक्ट रहेगा वो उतना ज्यादा कर्व बनाएगा। आप इमेज में देख सकते हैं। और जो कम मास का ऑब्जेक्ट है वो उसके आगे वो उसको ऑर्बिट करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चादर पकड़ते हैं और उसके ऊपर एक बड़ा बॉल डाल देते हैं और उसके ऊपर बाद में छोटे बॉल डालेंगे, तो आप देखेंगे कि जो छोटे बॉल से वो बड़े बॉल को ऑर्बिट करने लगेगा। मतलब कि जो ग्रेविटी है वो स्पेस टाइम में कर्व बनाता है। अब यहाँ पे टाइम कैसे बीच में आ गया, तो चलिए इसको समझते हैं। लाइट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। आप ये फील्ड में ग्रेविटी नहीं है मान लेते हैं, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट को पे जाने के लिए लाइट को एक टाइम लगेगा, और ग्रेविटी है एक फील्ड पे, लाइट को ऐसा कर्व पाथ फॉलो करना पड़ेगा, और यहाँ पे टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो देखिए क्या होगा, जब लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखना है, चाहे ग्रेविटी हो या ना हो, तो उस हिसाब से क्या होता है, जो टाइम है वो डायलेट कर जाएगा, और जहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा रहती है वहां पे टाइम स्लो जाएगा, और जहाँ पे ग्रेविटी कम है वहां पे टाइम फास्ट जाएगा। इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। अगर माउंट एवरेस्ट पे हम लोग रहेंगे तो वहां पे टाइम फास्ट जाएगा अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में, और ये हकीकी बात है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोला जा रहा है। तो ऐसा हम लोग किसी प्लैनेट जैसे कि जुपिटर है, अगर हम लोग जुपिटर के पास चले जाते हैं या सन के पास चले जाते हैं, या फिर न्यूट्रॉन स्टार है, ब्लैक होल है, कोई भी जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, अगर वहां पे जाके हम लोग कुछ टाइम बिताते हैं और उसके बाद वापस अर्थ पे आते हैं, तो हम लोग फ्यूचर में जा चुके होंगे। हाँ, ये एक दूसरा वे है फ्यूचर में ट्रेवल करने का। तीसरा वे है फ्यूचर में ट्रेवल करने का हाइबरनेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ जानवर है वो हाइबरनेट करते हैं, वैसे ही नासा है वो ह्यूमंस को हाइबरनेट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, ताकि हम लोग स्पेस में बड़े मिशन कर सके। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो बॉडी की केमिकल रिएक्शन है वो स्लो हो जाएंगे, और हम लोग जब हाइबरनेशन से बाहर आएंगे तो हम लोग फ्यूचर में जा चुके होंगे। तो ये 3 तरीके हुए जो कि फ्यूचर में जाने के हैं, और जो साइंटिफिकली प्रूफ है। पर फिलहाल हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग लाइट की स्पीड से या उसके आसपास की स्पीड से ट्रेवल कर सके, या फिर ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड में जा सके जिसकी वजह से हम फ्यूचर में पहुंच जाए। और हाइबरनेशन पे तो काम अभी चालू ही है। ये अब बात करते हैं कि पास्ट में हम लोग कैसे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और उसके लिए क्या थियरीज है। पहले कि डेट था 28 जून 2009, और स्टीफन हॉकिंग वन ऑफ द फेमस फिजिसिस्ट ने एक पार्टी रखी थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने वॉल्स वगैरह अच्छे से डेकोरेट किया था और एक बड़ा सा पोस्टर लगाया था, वेलकम द टाइम ट्रेवलर्स। लेकिन इनके पार्टी में कोई नहीं आया, ये क्योंकि इन्होंने इस पार्टी का इनविटेशन पार्टी खत्म होने के बाद सेंड किया था। ये इस पार्टी से ये प्रूफ करना चाहती थी कि पास्ट में जो है टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है, और इन्होंने इस पार्टी के बारे में अपनी एक बुक में लिखा भी है, ताकि इनकी बुक अगर फ्यूचर में कुछ लोगों तक पहुंचे, अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल है फ्यूचर में, तो लोग इनके पार्टी को आके अटेंड कर सके। तो यहाँ पे 2 कंक्लूजन निकलता है, या तो टाइम ट्रेवल पास्ट में करना पॉसिबल ही नहीं है, या तो फिर फ्यूचर के लोगों को स्टीफन हॉकिंग के पार्टी में इंटरेस्ट नहीं था। और भी एक बात है, अगर पास्ट में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल रहता तो आज के दिन जो फ्यूचर से आए हुए लोग हैं टाइम ट्रेवलर्स, हमको दिखने चाहिए थे। कोई लोग आके बोलना चाहिए था कि हम लोग 3022 से आए हुए, पर ऐसा नहीं होता है। और एक और रीजन है कि अगर हम लोग पास्ट की टाइम ट्रेवल को मान दे तो प्रिंसिपल ऑफ कॉजिलिटी ब्रेक हो जाती है। इसका एक सिंपल वर्ड में बोलूं तो हम लोग अर्थ पे गिरते हैं क्योंकि उसके पीछे कॉज है कि ग्रेविटी है। एक ग्लास गिर के टूट जाता है क्योंकि उसके पीछे भी एक कॉज है। तो ऐसा ही है, अगर मान लीजिए आपका एक दोस्त है,
आपने एक बुक खरीदा टाइम ट्रेवल के ऊपर और आपने उस बुक को खरीद लिया और फिर उसके बाद आप पास में गए 2 साल पहले और उसके बाद आपने अपने दोस्त को दे दिया और उस दोस्त ने उस बुक को कॉपी किया और पब्लिश कर दिया। तो बुक तो आपने खरीदा और अपने दोस्त को दे दिया, उसने अपने नाम से पब्लिश कर दिया, तो अब हकीकत में बुक लिखा किसने आखिर? ये प्रिंसिपल ऑफ कॉजिलिटी ब्रेक हो जाता है। ऐसा ही एक और है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसमें क्या होता है कि अगर मैं पास्ट में जाऊं और अपने ग्रैंडफादर को मार दूं तो फिर मैं जिंदा ही कैसे हूं? अगर मैं जिंदा ही नहीं हुआ तो मैंने अपने ग्रैंडफादर को मार ही कैसे दिया? तो एक और थ्योरी है प्रीडेस्टिनेशन थ्योरी। इसके हिसाब से है कि जो चीज होने वाला है वो वैसा ही होगा, चाहे आप पास्ट में जाके चेंजेस कर दे तो आप उसकी रीजन भी बन सकते हो वो चीज वैसा ही होने के लिए। मान लीजिए कि आप एग्जाम में फेल हो गए और आपके पास टाइम मशीन है, आप अपना पेपर लेके जाते हैं और 2 महीने पहले ले जाके खुद को ही दे देते हैं, तो अब क्या होना चाहिए कि आप पास हो जाए, पर ये आप खुद रीजन भी बन सकते हैं फेल होने का, ताकि क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि आपके पास तो पेपर ही है, आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, और इसी वजह से आप फेल हो गए। मतलब डेस्टिनेशन थ्योरी के हिसाब से हो गया, यानी कि वही होगा जो होने वाला है, आप चाहे कुछ भी कर दें पास में जाके, ऐसा भी होगा कि आप उस चीज के होने के रीजन बन जाते हैं। एक किम थॉर्न नाम के नोबेल प्राइज विनर है, ये कहते हैं कि वर्म होल जो है वो यूनिवर्स में बनते रहते हैं और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं खुद ब खुद, छोटे छोटे वर्म्स होल। पर इन वर्म्स होल को अगर हम लोग बड़ा कर सके तो वर्म्स होल क्या होता है, ये 2 स्पेस टाइम के 2 पॉइंट को मैच करता है, जिसकी वजह से टाइम ट्रेवल पास में करना पॉसिबल हो सकता है। पर ये अभी तक थ्योरी से हम लोग ने अभी तक डिटेक्ट नहीं किया है कहीं पे वर्म होल। चलिए अब बात करते हैं कंक्लूजन की, मतलब कि हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है कि जो हमको पास में ले जाए और फ्यूचर में ले जाए और वापस हम लोग लौट के भी आ सकते। पर फ्यूचर में ट्रेवल करने की थ्योरी से, और ये पॉसिबल भी है, जो एस्ट्रोनॉट से स्पेस में जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हैं वो कुछ मिली सेकेंड फ्यूचर में चले जाते हैं, वो हम लोग से यंगर हो जाते हैं, मतलब उनकी एज हमसे कुछ मिली सेकेंड कम हो जाती है क्योंकि उन्होंने टाइम डायलेशन को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। हम लोग जो है वो फ्यूचर में तो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, पर पास में टाइम ट्रेवल करने का कोई भी अभी अच्छी थ्योरी नहीं है जो सपोर्ट करे कि हम लोग पास में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल रियल थिंग है या फिर ये सिर्फ इमेजिनेशन है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।